ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता है। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोलूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं। मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं। कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। ये विधाता का लेख। राजगुरु, आप हमसे पहले भी ये कह चुके हैं, लेकिन विधाता के इस लेख को हम मिटा कर रहेंगे। कंस ने भी यही सोचा था। कंस की शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैन सी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी। 100 जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है। मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है, तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कंस एक बेवकूफ किस्म का इंसान था जिससे अपनी बहन देव को कैद में रखा और उसके बच्चों को मारता चला गया। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी मौत लाने वाली बेल को जड़ से काट देंगे। जब बहन ही नहीं रहेगी तो भांजा कहां से होगा। एक बार मीनाक्षी हमारे हाथ से बच गई है, वो बार बार नहीं बचेगी। नई हीरो ने ममताज, शर्मिला टैगोर, बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो, खुर्शीद, शांता अपने के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने की कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो वो मुझे बदमाश, कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकिचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा, गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो, कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो। वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, देवर्षि नारद का नाम आते ही जो छवि जहन में बनती है वो अक्सर इस एक्टर की होती है, क्योंकि इन्होंने विभिन्न भाषाओं की करीब 60 फिल्मों में नारद का किरदार निभाया है। 50 के दशक में बनी हर धार्मिक फिल्म में इन्होंने नारद का रोल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर जीवन की। क्या ज़ौक़ है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं। फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना है भाई होशियार रहना। बताइए, ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को। भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूँ। आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए। हो चले शंकर बाबा होके बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार, चले बोले बाबा ब्याह रचाने। नारायण नारायण, लक्ष्मी
गंगा, सरस्वती और इन तीनों देवियों के बीच में घिरे हुए स्वयं नारायण। जीवन जी का जन्म 24 अक्टूबर 1915 में कश्मीर में हुआ था। उनका असली नाम था ओंकार नाथ धर। जीवन जी के पिताजी पाकिस्तान में गिलगिट के गवर्नर थे, जो कि तब भारत का हिस्सा था। जीवन की माताजी का देहांत उनके जन्म के समय ही यानी 1915 में ही हो गया था। जिस साल जीवन जी का जन्म हुआ था और उनके 3 साल के होते होते उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इनका पालन पोषण उनके 24 भाई बहनों में से भरे बड़े से परिवार में हुआ था। दोस्तों, जीवन जी का सपना बचपन से ही एक अभिनेता बनने का था। टके का माल गिरा दिया। तुम? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? लेकिन एक गवर्नर फैमिली का बेटा फिल्मों में काम करे, इस बात की इजाज़त मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उस ज़माने में फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। बोलते जाओ, अपना काम करो, हमारा क्या, हम चलते हैं। टेलर मास्टर, इसको कहते हैं पकड़, और आप कह रहे थे कि कहाँ से पकड़ लाए? गलत कह रहे थे ना आप? ऑल राइट जब इसको जेनी के पास ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। जिन दिनों फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, उन दिनों अभिनेता जीवन सिर्फ 26 रुपये लेकर बम्बई आ गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उन्हें पहला जॉब मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम मिला था और इसी दौरान एक्टिंग में उनकी रुचि देखकर पहली बार उन्हें फिल्म फैशनेबल इंडिया में रोल मिला था। इस बारे में अभिनेता जीवन ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था। वो कहते हैं, मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे और बम्बई नगरी देखने का विचार आ गया और सोचा कि फ़ोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊँ ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में फ़ोटो स्टूडियो चलाने में ज़रा और आसानी हो जाए। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलिन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज़ दफे नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं, साहब घर में नहीं हैं। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है। कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बुद्ध, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया। राजकुमार, उन्हें ढूंढिए, कोई इंतजाम कीजिए मेरी खातिर। हाँ शांति देवी, हम अभी इंतजाम करते हैं। आओ अचानक। दोस्तों, बात बाहर ना जाए। मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, C से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और A से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं और रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है। और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम या खुशबूदार खरबूजे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों कि बात बाहर ना जाए, वरना इंतजाम करना होगा। जी हाँ। मनोज को महल से दूर रखना होगा।
ना वो यहाँ आएगा, ना शांति देवी यहाँ से जा सकेंगी। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया पर एक्टर ज़रूर बन गया। मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बम्बई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमॉस्फेयर। भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साए में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विट्ठल और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वाह रे जमाने। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी। तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था, अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीत कर कहता है ना, क्या कहता है? बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा हशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला। वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख। मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाईं आंख जो सब हाजिरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल। मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया। और ये कैसे हुआ वो इसके बारे में भी बताते हैं दोस्तों। वो कहते हैं, बम्बई में मेरे बड़े भाई मरूमदार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने मेरे जिगरी दोस्त और मेरे मुख्तरिम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फ़ोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने के खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग,
दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी फोटोग्राफी सीखना तो दरकिनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पॉर्टेंट काम था कि प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साए में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहाँ पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंग रूप। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। कहानी किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी। तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखा न ताओ मुझसे बोले, अब आप ही कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वो आगे कहते हैं, वाह क्या समय था। किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को फुल लाइट टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। भविष्य धारने के लिए मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। वो कहते हैं, कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा अशोक और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मशहूर हो ही गया। और फिर वाह 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 की आवाज़ें बुलंद हो गई और डायरेक्टर साहब ने मुझे गले लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। वो कहते हैं दोस्तों, है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। उसी दौरान निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें जीवन नाम दिया। साल 1935 में प्रदर्शित फिल्म रोमांटिक इंडिया से जीवन जी को उनकी असली पहचान मिली और उसके बाद तो उनके अभिनय का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 दशक तक चला। के.एन. सिंह, मदन पुरी, प्राण साहब और प्रेम चोपड़ा जैसे नामी खल अभिनेताओं के दौर में भी उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। किसी भी पेशे को ठुकरा देना बड़ी आसान बात है मेरे दोस्त, लेकिन उस पेशे से की हुई आमदनी से अपना हाथ हटा देना बड़ा टेढ़ी चीज है। और फिर ऐसा शहाना पेशा जिसमें मेहनत, दिमाग, रुपया, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और उस पर ये ठाठ। उन्होंने अफसाना, स्टेशन मास्टर, नागिन, शबनम, कोहिनूर, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस, अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर जैसे ढेरों यादगार फिल्मों में जीवन ने अहम भूमिकाएं निभाई। फिल्म की फैशनेबल इंडिया, 1936 की बेहतरीन तस्वीर, ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया। तो ये था दोस्तों उनका फिल्मों में आने का शुरुआती दौर। जैसा कि जीवन जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया दोस्तों कि उन्हें शुरुआत में जो पहला काम मिला था वो था निर्देशक मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का। मोहनलाल उस समय के जाने माने निर्देशक हुआ करते थे और जब उनको पता चला कि जीवन की दिलचस्पी अभिनेता बनने की है तो उन्होंने अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में उन्हें रोल दे दिया। जीवन के काम को लोगों ने खूब पसंद किया और उन्हें कुछ और फिल्मों में बतौर अभिनेता काम भी मिला। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्रराव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्खी चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीब भारत भूषण मियाँ नज़ीर, वास्ती, पहाड़ी सान्याल, बेमिसाल गीता बाली, मधुबाला, सुरैया, लाजवाब नरगिस, मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जयतेंद्र
और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के किरदार कर रहा हूँ। गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा। देना पड़ेगा। हाँ, इसी बात का फैसला करने के लिए तो हम लोग इधर आया है। सेठ कुरीमाल नहीं, करोड़ी माल। अच्छा हाँ, तुम्हारा क्या क्या शर्त है बोलो। तुम्हारे लड़के को साइकिल मांगता, रेडियो मांगता, तुमको सूट का कपड़ा मांगता। नहीं, सूट का कपड़ा नहीं, वो पैसा। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो, हीरोइन, कॉमेडियन, यहाँ तक कि मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई में मिस्टर प्राण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एस.एम. यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर, वही खामिन ललिता बाई का है। और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई, अफ्रीका रिटर्न, दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था। हाँ, कौन सी पिक्चर थी? हाँ, याद आया, सावन की घटा। अच्छी तरह साफ करो। छह में आना चाहिए, क्या कल देखना चाहिए। दोस्तों, जीवन अच्छी तरह से इस बात को जानते थे कि उनका चेहरा फिल्मी नायकों जैसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने खलनायकी में हाथ आजमाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। जीवन के अभिनय के जादू का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा की फिल्म कानून में उनके हिस्से सिर्फ एक ही दृश्य आया, लेकिन वही दृश्य उस फिल्म का सबसे यादगार दृश्य बन गया। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि अभिनेता जीवन के नाम पर एक किरदार को सबसे ज़्यादा बार फिल्मों में निभाने का एक रिकॉर्ड दर्ज है, और उस किरदार का नाम है नारद। 50 के दशक में बनी तकरीबन हर धार्मिक फिल्म में जीवन ने देवर्षि नारद का रोल किया था। आलम ये था कि उस दौर में उनके बिना नारद के रोल की कोई कल्पना भी नहीं कर पाता था, फिर चाहे वो दर्शक हों या लेखक निर्देशक। कुल 61 फिल्मों में नारद का किरदार निभाने के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। जीवन खुद कहते थे कि मैंने इतनी बार नारायण नारायण का जाप दिया है कि अगर ज़िंदगी में मैंने भूल चूक से भी कुछ भी पाप किए होंगे तो वो धूल चुके होंगे। अपने खास डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ जीवन का अंदाज़ा भी औरों से बिल्कुल अलग हुआ करता था। खलनायकी के हर रूप के अलावा उन्होंने कॉमेडी सहित विभिन्न चरित्रों को बखूबी निभाया। यदि उन्हें कंप्लीट और परफेक्ट एक्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा दोस्तों। फोटोग्राफी, नृत्य, एक्शन, संगीत आदि में भरपूर दिलचस्पी में भी जीवन जी की भरपूर दिलचस्पी थी, लेकिन उन्हें सफलता अभिनय के क्षेत्र में ही मिली। हिंदी के साथ साथ जीवन ने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। बेशक जीवन की छवि एक खलनायक की हुआ करती थी, लेकिन निजी जिंदगी में वो बहुत ही भले इंसान थे। कभी पैसों के मामले में उन्हें कोई धोखा दे जाए तो वो यही कहते थे कि उस व्यक्ति को शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब बात करें इनके परिवार की, तो जीवन की पत्नी का नाम किरण धर था और वो लाहौर की रहने वाली थी, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, जीवन के घर का नाम जीवन किरण था, जो कि उनके और उनकी पत्नी के नाम को जोड़कर उन्होंने रखा था। हालांकि लोग समझते थे कि उन्होंने अपने साथ अपने बेटे किरण कुमार का नाम जोड़ा था। दरअसल जीवन के बेटे अभिनेता किरण कुमार का असली नाम दीपक धर था, जिसे बाद में बदलकर किरण कुमार कर लिया।
किरण कुमार की पत्नी का नाम सुषमा शर्मा है, जो कि एक गुजराती एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। जीवन के दूसरे बेटे का नाम है भूषण, जो कि एक अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। उनकी पत्नी नेहा शरद, जो कि रंगमंच, टेलीविज़न और फिल्मों की अभिनेत्री रह चुकी हैं। नेहा शरद जाने माने लेखक शरद जोशी की बेटी हैं। भूषण जी की मात्र 36 साल की उम्र में किडनी फेल होने के चलते डेथ हो गई। अपने फिल्मी करियर में दोस्तों, जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला। आपको बता दें कि बहुत से लोगों ने जीवन की नकल कर उनकी जगह भरने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई भी सफल नहीं हो सका। उनके बेटे अभिनेता किरण कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता खलनायकी के ऐसे तिलिस्म थे जो कोई नहीं ढूंढ सकता था। अपनी आवाज़ और अपने अंदाज से जीवन किसी भी साधारण चरित्र को एक अलग पहचान दे देते थे। 10 जून 1987 को मुंबई में लीवर खराब हो जाने के कारण महान अभिनेता जीवन इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।